इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 अध्याय 2 सिंधु घाटी की कलाएं भाग 2, जिसमें हम मृत भांड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मिट्टी का बर्तन के बारे में, मिट्टी से बना हुआ उसके बर्तनों के बारे में। तो इन पूरा स्थलों से जितने भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक चीजें, उनसे बड़ी संख्या में प्राप्त मृदांडों, जितने भी उस जमाने में मृत भांडों, यहाँ पर इसको भी बोला सकता है, मिट्टी के बर्तन की जो सकल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइन के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। जो अभी के रूप में हम जो डिजाइन बनाते हैं उसके बारे में मालूम चलता है जब हम पहले का पूरा स्थलों पे जो हम मिट्टी के भांड मतलब बर्तन दिखते हैं। आज तो अलग बात हो गई ना, पहले के जमाने में वैसा बनता था। तो सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए थे। कुम्हार का चाक, वो चक्का नचा नचा के जो बनाता है ना, उस पर बनाए गए थे। और हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं, सब चाक पर बना था, चक्का पे। और इनमें रंग किए गए, और इनमें क्या था, रंग भी किया गया था। तो रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। रंग किए गए बर्तन कम और सादे बर्तन ज्यादा हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं और इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सुंदर और स्लेटी लेप भी लगी हुई है। कुछ घुंडीदार, घुंडीदार मतलब क्या होता है, उसमें छेद छेद देख रहे हो, घुंडीदार जैसा, तो शायद उसको भी, लेकिन उसको ऊपर से जो बनता है उसको घुंडी बोलते हैं। तो घुंडीदार पात्र है। यहाँ पे देखो छेद वाला पत्र है, छेद वाला सामान बर्तन का मिलता है ना, वैसा है। और ऊपर से नीचे से आया, पतला हुआ, फिर ऊपर से फैल गया। तो वैसे भी बर्तन हमें देखने को मिलता है जो घुंडियों के पंक्तियों से सजे हैं। छोटे 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 डिजाइन छेद छेद करके उसको सजाया गया है। और काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है। जो काले रंगीन बर्तन है उस पर लाल रंग का सुंदर आकृति बना हुआ है, जो पशुओं के डिजाइन बने हैं उस पर। ऐसे जो चमकीले भी हैं, लेप तो लगा ही है, लेकिन चमकीले काले रंग के ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हुए हैं उस पे। आगे देखते हैं बहुरंगी, जिस पर अनेकों प्रकार के रंग हैं। यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है, छिद्रित बर्तन, छेद वाला बर्तन है ये। अब आते हैं बहुरंगी भंडांड, सॉरी मृत भांड। तो इसमें हम, जिसमें बहुत ज्यादा रंग है, वैसा मिट्टी का बर्तन देखेंगे बहुत कम पाए जाते हैं। वैसे बहुत कम मिलता था। देखो बगल में जो चित्र दिख रहा है, ये सब बर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। अभी भी ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि प्रिंटर सिस्टम ज्यादा है, फिर भी नहीं मिलेगा। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं। कलश में हम ऊपर से डिजाइन बनाते हैं, लेकिन कलश में डिजाइन जल्दी नहीं देखने को मिलता है, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफेद तथा पीले रंग में ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। और इन सभी रंगों का इस्तेमाल करके लाल, काला, पीला, हरा, सफेद, इन सब का इस्तेमाल करके ज्यामितीय मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित दृश्य हमें बनाकर दिखाए गए हैं। और जो भी पाए गए हैं, जो भी डिजाइन उस पर मिला है, उनमें उत्कीर्ण की गई सजावट पेंदे पर, पेंदे मतलब उसके ऊपर में जो सजावट है उस पर, और उसके बाद से, वहां पर तो सजावट हमें मिला ही, लेकिन उसके बाद से बलि और स्तंभ, बलि और स्तंभ में पिलर आ जाएंगे ना। तो पिलर छिद्रित बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार, सॉरी यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, चलिए फिर से शुरुआत करते हैं उसको। उनमें उत्कीर्ण की सजावट पेंदे और बलि स्तंभ की तस्करियों तक यहाँ पर दिया जा रहा है। तस्तरी, तो तस्तरी का मतलब जिस पर सामान रखा जाता है। छोटा छोटा बर्तन बना दिया जाता है, उस पर बड़ा बर्तन रख दिया जाता है, वैसा। तो तस्तरियों तक ही सीमित थी, वहीं पर बनाए जाते थे। और छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छेद वाला बर्तन में एक बहुत बड़ा छेद बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं, चारों तरफ पाए गए हैं।
तो जो छेद वाला बर्तन होता था उसके पेनी में नीचे से और बाकी सब दीवार पर मतलब साइड से भी उसको छेद कर दिया जाता था उस पे। और चाकू से छेद होता था, आसानी से छेद हो जाएंगे उस पर, क्योंकि जब मिट्टी एकदम ढीला रहेगा आराम से छेद किया जा सकता है नचाकर। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन, अब देखो छेद वाले बर्तन किस चीज में इस्तेमाल होते थे? मोमबत्ती दिया सलाई जलाकर उसके ऊपर से रख दो, बुतेगा भी नहीं और उजाला बहुत नहीं करेगा। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए जाते हैं, छोटे बड़े, उससे बड़े, सबसे छोटे, ऐसे ऐसे आकारों में पाए जाते हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पे भले ही मिले हो, मतलब इसी तरह मिल गए हो अचानक से, चाहे उसको बनाया गया हो और हमें मिले हो, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। एकदम अच्छा से पतला, पहले चौला फिर पतला फिर ऊपर से फिर चौला कर दिया गया है, मतलब ऐसे मुरान हमें सुंदर सुंदर मिले हैं। छोटे छोटे पात्र मतलब छोटे छोटे बर्तन, ठीक है, जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं। ऐसे ऐसे बर्तन जो आधे इंच से भी कम ऊंचा वाला है, ऐसे भी बर्तन बनाए जाते थे। खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। जो सुंदर सुंदर छोटा छोटा बनाया गया है, कोई भी देखने वाला उसकी बड़ाई ना करे, उसकी प्रशंसा ना करे, वैसा हो नहीं सकता है। अब चलिए आ जाते हैं आभूषण पे। तो हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे, अलग अलग आभूषण पहनते थे, और ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। हड्डी और पकी हुई मिट्टी के वो बनते थे। और गले के हार, गले में जो हार पहनता था, तो गले के हार, पीते, बाजूबंद, पीते में क्या आ जाए, सॉरी फीते, फीता मतलब उसको बांधने वाला, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियां दोनों के द्वारा सामान्य रूप से पहनी जाती थी। दोनों पहनते थे, मर्द हो चाहे औरत, मतलब स्त्री या पुरुष सब पहनते थे। पर करधनिया क्या होता है? पर करधनिया, बूंदे, बूंदे को बोलते हैं कर्णफूल, करधनिया में आ जाएगा। करधनिया में एक अच्छा फूल वाला डिजाइन पहनने, जिस तरह लोग पहनते थे ना, गोल 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 जो होता था उसको। और एक होता था कर्ण फूल वाले, बूंदे वाला फूल, तो उसका इस्तेमाल। और पेड़ों के करे, तो पेड़ को काट कर लकड़ी का कड़ा बना दिया जाता था, पॉलिश मार दिया जाता कि सरेगा नहीं। तो पेड़ के करे और पेजनिया स्त्रियां ही पहना करती थी। अब पेजनिया क्या होता है? पेड़ के जितने भी कड़े होते थे, चाहे पेजनिया उसके आसपास पहनने वाले, सब स्त्री पहनती थी। चाहे कर्णफूल हो गए, करधनिया हो गई, सब स्त्री के लिए बनाए जाते थे। लेकिन अंगूठी, बाजूबंद, हार, फीते, ये सब मर्द भी पहनता था उस जमाने में। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, बहुत ज्यादा गहना मिला है, जिसमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, सोने और मूल्यवान नगों मतलब अच्छे डिजाइन वाला बहुत महंगा हार, तांबे के करे और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण लटकने तथा बटने, जो शॉर्ट का बटन होता था ना, ये तो बटने और सेलखरी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल है। ये सब वहां पर खुदाई के बाद मिला है हमें। खुदाई को जुदाई मत समझना, क्योंकि खुदाई के बाद ही मिला है वो भी। सभी आभूषण, जितने भी आभूषण वहां से मिले हैं, वो सुंदर ढंग से बनाया गया, बहुत ज्यादा सुंदर है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा के फरमानापुरा स्थल, हरियाणा में जो फरमानापुरा स्थल है, उस पर एक कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है समाधान, जहां पर शव को गाड़ा जा सकता है,
जलाया जा सकता है। जलाने वाले को शमशान घाट बोलते हैं, कब्रिस्तान जहां पर शव को दफनाया जाता हो। ये सब पाए गए हैं जहां शवों को गहने के साथ दफनाया गया था। जितने भी मरने वाले लोग थे, गहने के साथ, हथियार के साथ उनको दफनाया गया था। आगे आते हैं तो चुनहु दरो और लोथलो में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है, चुहनु दरो और लोथल में जो कार्य हुआ है उससे पता चलता है कि यहाँ पर देखते हैं जितने भी मन के हार वगैरह मिले हैं किस चीज से बनता था। मन के जो बनते थे कार्नेलियन से बनता था, जुमिनिया, सूर्यकांत, ये सब पत्थर हुआ करते थे, चाहे आपको धातु हुआ करता था। आज पीरियोडिक टेबल में आप इतना धातु के बारे में पढ़ते हो, 108 है ना, तो इन सब के बारे में भी आप यहां से जान सकते हैं। ऐसे 118 की 17 है पीरियोडिक टेबल में धातु। चाहे कोई करंट पास करने वाला हो, चाहे करंट ना पास करने वाला हो, लिक्विड हो, ठोस हो, अनेकों प्रकार के। स्फटिक, कांचमनी, सेलखरी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि के बने होते थे। कौन? मन के। और इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने। तो कांसा में आपको शीशा भी आता था, और कांसा में आपको नहीं बताया मैंने, पहले मोम को बनाएंगे, फिर लेप लगाएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर मोम पिघलाएंगे, फिर उसके बाद उसमें कोई धातु डालेंगे, तो वैसे वगैरह। तो कांसा, सोने जैसे धातु, और शंख। आज उस जमाने में भी शंख बनाए जाते थे। अब कौन शंख है मैं बताता हूं। तो उसके अलावा भी तांबा का हथियार, कांसा का, और बहुत सारा, मतलब गले में पहनने वाला हार भी बनाए जाते थे, मन के भी बनाए जाते थे। सोने जैसे धातुओं और शंख, सिपिडिया और पक्की मिट्टी भी मन के बनाने के काम में आती थी। क्या आती थी? मन के बनाने में पक्की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता था। मन के तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। मन के जो थे तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा मतलब ऊपर से पतला, मोटा, फिर पतला गया, फिर ऊपर से बढ़ गया। जैसे पानी रखा जा सकता है, चाहे कुछ सामान रखा जाने वाला, तो उस तरह तस्तरी नुमा, बेलनाकार में, गोल या ढोलाकार होता था। तो कोई कई खंडों में विभाजित भी होता था, अलग अलग प्रकार में भी होते थे। कुछ मन के दो या अधिक पत्थरों से जोर से, मतलब कुछ मन के जो थे दो या अधिक पत्थरों के जोर से भी बनाए जाते थे। कुछ पत्थर पे सोने का आवरण चढ़ा दिया जाता था, मतलब सोने का पानी चढ़ा दिया जाता था। सोना पिघला दिया गया, पत्थर को उसमें डुबा दो, निकाल दो, बन गया भैया सोना का गहना वो। कुछ को काट कर या रंग कर, कुछ को काटो या उसको रंग कर सुंदर, देखो फिर से जानो, कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था उसको। तो कुछ को, चाहे कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे, अलग अलग नमूने बनाए जाते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीक, कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है, और अलग अलग प्रकार से उसको ठीक किया भी गया है। क्योंकि डिजाइन बनाना है तो भैया कुछ ना कुछ हटकर तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कहां से होगा, कुछ नहीं होगा। और उस जमाने में तो बस दो ही शहर था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोग पशुओं और विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे। पता नहीं हड़प्पा के लोगों को बंदर, गिलहरी वगैरह ही क्यों पसंद आता था, पशु जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। जो भी बनता था एकदम असली दिखाई देता था। और इनका उपयोग पिन की नोक, इनका उपयोग जो था पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। पिन की नोक या मनके के रूप में उसका इस्तेमाल करके खत्म कर दिया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में, जितने भी सिंधु घाटी में घर था, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी का लिया जा रहा है क्योंकि वहां पर भी जो घर थे, शहर थे, तो उनके घरों में बड़ी संख्या में तकुए क्या होता है, तकुए और तकुआ चक्रियां भी मिली है। आप यहाँ पर देखो तकुआ किस तरह यहाँ पर सामने बड़ा बड़ा चक्कर दिया है। ऐसे भी हार बनाए जाते थे पत्थर का,
और उस जमाने में तो ज्यादा फेमस चीज तो कुछ था नहीं, तो कुछ भी पहन लिया करते थे। आज तो है भैया फैशन की दुकान है, नक्सड़िया मदार है, तो कुछ भी लोग नहीं पहनना चाहते हैं। जो भी पहनना चाहते हैं ट्रेंड के हिसाब से। मैं तो बोलता हूं कि आप वही पहनो जो आपके वजह से ट्रेंड बन जाए। ट्रेंड के वजह से तुम पहनोगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन आपके वजह से ट्रेंड बनेगा, इसमें आपका नाम आगे बढ़ेगा। तो तकुआ और तकुआ चकड़ियां अलग अलग चकड़ी प्रकार में मिलेगा। देखो यहाँ पर चकड़ी जैसा दिख रहा है ना, वैसा, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। कपास और ऊन की कताई मतलब उसको बनाना बहुत ज्यादा होता था। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था, लोग कताई करते थे। आज तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चकड़ियां लकड़ी की चकड़ियां, शायद चाहे लोहे की चाहे किसी चीज की चकड़ियां, क्योंकि तकुआ का मतलब यहाँ पर साफ नहीं बताया जा रहा है। तकुए की चकड़ियां मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई है। तकुए की चकड़ी जो होती थी मिट्टी या सिपियों में क्या जाएगा, किसी भी धातु का बनाया जाता था उसका। पुरुष और स्त्री धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। धोती और शॉल दो ही कपड़ा हुआ करता था, उसमें से आप जो पहनो। शॉल दाएं कंधे के नीचे से लेकर दाएं कंधे के नीचे से लेकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ ली जाती थी, और ओढ़ने के बाद से उसको फिर से समेट लिया जाता था। उसको ओढ़ लेने के बाद आगे बताया जा रहा है, ये चित्र देखो आप, यहाँ पर मोती एवं आभूषण, ये आभूषण बनाया गया है। यहाँ पे पुरातात्विक खोजों में मिली चीजों से यह प्रतीत होता है कि यह मालूम होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफी जागरूक थे, बहुत ज्यादा। उस जमाने में जो भी लेटेस्ट फैशन था सबको इस्तेमाल करते थे। उनमें केस को सजाना की विभिन्न शैलियां प्रचलित थी। केस को भी लोग सजा कर रखते थे। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सुंदर कागज लाली का प्रयोग करती थी, किसी के मतलब कोई बहाने से तो सुंदर दिखे, और चेहरे पर लेप लगाती थी। धोलावीरा में पत्थरों के ढांचे, धोलावीरा में जाओगे आप तो पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, अलग अलग सबूत मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। मतलब सिंधु घाटी के लोग घर बनाने के लिए पत्थर का निर्माण करते थे। काट कर उसको ईंटा बनाएंगे, ईंटा बनाने के बाद उसको घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चाहे पत्थर को सजा कर लाइन बाय लाइन रख कर, बीच में गिलुआ मिट्टी रख कर तब भी बनाए जाते थे। आज से करीबन 15 साल पहले की कहानी हमें याद है। मैं अपने गांव में करीबन उस जमाने में 7 से 5 साल का था, 5 से 7 साल का था। उस समय होता क्या था कि लोग गिलुआ मिट्टी पर घर बनता था। हमारा जो घर है अभी गांव का, उसका 1 फीट मतलब जमीन से 1 फीट 1 हाथ ऊपर तक ले जो नींव बना है, नेव जिसको बोलते हैं ना, नेव नीचे का सपोर्टिंग, तो वो गिलुआ मिट्टी से बनाया गया है। और उसके बाद से उसके ऊपर से सीमेंट से बना है, फिर ढाला गया है। ढालने के बाद बीम बना कर घर बना है। समझो कि वो इतना बेसमेंट ही इतना मजबूत है कि उस पर कितना बहुत बड़ा घर बनाया जा सकता है। लेकिन गांव में अधिकतर वैसा घर बनता नहीं है, तो ये अलग बात हो जाती है। सिंधु घाटी के जितने भी कलाकार थे, ये देखो टेराकोटा के खिलौने, ऐसे खिलौने बनाए जाते थे, पीछे से फूकोगे तो ये आवाज देगा, सिट्टी जैसा बजेगा। तो यहां पर हम थे ना, तो सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अलग अलग शिल्प, अलग अलग चित्र, अलग अलग मूर्ति में अत्यधिक पारंगत थे। मतलब अलग अलग प्रकार से वो आगे बढ़ते थे और बहुत ज्यादा कुशल थे, जिसमें धातु का ढलाव,
धातु का सामान बनाना, पत्थरों का नक्काशी, पत्थरों पर नक्काशी देना, पत्थरों से कुछ बनाना, मिट्टी के बर्तन, चाहे मिट्टी का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति, कांचे का मूर्ति, और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण करना। टेराकोटा का निर्माण साधारण रूप से ही किया गया है, असाधारण नहीं है, सब साधारण है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे। अभ्यास है, आप इसको बताना है आंसर। कला प्रेमी थे, इस प्रेम को न्यायोचित ठहराइए, मतलब इस कथा को न्याय योचित ठहराइए, मतलब सही है कैसे है ये बताना है। गुजरात में जाओगे तो आपको वहां पर मंदिर मिलेगा, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में जाओगे तो राधा कृष्ण का ही मूर्ति मिलेगा आपको। मोहब्बत ऐसी करो कि तुम्हारी मिसाल दी जाए। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पाई मूर्ति, जो हड़प्पा में पाया गया है। हड़प्पाई मूर्ति कला और आज प्रचलित मृण मूर्ति कला में आप क्या समानांतर और विभिन्नताएं पाते हैं? क्या सामान्य है, क्या अलग अलग है? पहले की मूर्तियों में क्या होता था कि डिजाइन कोई अच्छा, मतलब उतना सटीक नहीं होता था जितना आज का है, क्योंकि हम लोग आज तो लिप लाप कर कुछ वो बना सकते हैं। 3 नंबर, मुद्राएं। भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी मुद्राएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी की मुद्राओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए क्या आप किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनाना चाहेंगे? क्या आप किस किस चीज से मुद्रा बना सकते हैं? वे कौन से पशु हैं जिनकी आकृतियां आप अपने मुद्राओं पर बनाना चाहेंगे और क्यों बनाना चाहेंगे? इसके बारे में बताना है। ये सब आंसर अपने दिमाग से देना है बाबू, पढ़ लो बस, दिमाग से आंसर दो, बाकी सबसे नहीं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कला संबंधित वस्तुओं से हमें उसके जीवन के विषय में क्या पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 5, कल्पना कीजिए कि आप किसी संग्रहालयपाल जो उसका देख रेख कर रहा है, क्यूरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, मतलब संग्रहालयपाल के रूप में आप काम कर रहे हैं, और आपको सिंधु कला के विषय में एक प्रदर्शनी बनानी है। मतलब आपको ऐसा चीज बनाना है कि सिंधु सभ्यता कला से मिलता जुलता है। तो सिंधु सभ्यता में उत्पादित और प्रयुक्त पत्थर, धातु और मिट्टी की बनी कम से कम 10 वस्तुओं के चित्र इकट्ठा करें और प्रदर्शनी बनाए। सिंधु घाटी की सभ्यता का 10 मूर्ति आपको बनाना है, 10 चीज बनाकर आपको प्रस्तुत करना है। ये इसका जवाब है। प्रोजेक्ट है, कोई ठीक नहीं है, बना भी सकते हैं। आगे देखिएगा उसके नीचे तो नर्तिका की मूर्तियां यहाँ पर दिख रही है, ये डांसर की मूर्ति है। यहाँ पर लिखा गया है, सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वश्रेष्ठ कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है। ये ढाला गया किसी न किसी धातु का प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है, 4 इंच ही इसकी हाइट है बस। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। इस लड़की का रंग सांवला है, वह लगभग निर्वस्त्र है, कपड़ा नहीं पहनी हुई, निर्वस्त्र है, और उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जुड़े के रूप में गुथे हुए हैं। बड़ा सा केस उसके सिर के पीछे जुड़ा बनाकर उसको बांध दिया गया है, और उसकी बाईं भुजा चूड़ियों में ढकी हुई है। बाईं भुजा में देखो कितना बड़ा चूड़ी है, ऊपर से लेकर नीचे तक चूड़ी है। वह अपनी दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भागों में कड़ा पहने हुए है, और कौड़ियों से बना हुआ हार, मतलब कौड़ी नहीं होता है वो जो पानी में मिलता है, उससे बना हुआ हार उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। और उसका जो दाहिनी हाथ है उसके कमर पर टिका हुआ है, और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने से कुछ ऊपर बाईं जांघ के ऊपर पजाओ, दाई नहीं बाईं, तो बाईं जांघ के ऊपर टिका हुआ है उसका बायां हाथ।
प्रतीत होता है टिका हुआ, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। इस लड़की की आंख बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। ऐसी लड़की हो जाए आज के समय में तो लोग तो कोई उससे बात ही नहीं करेगा, कहेगा कि डरावनी लड़की है। यह आकृति, यह जो भी फोटो है नृत्य की, इसका नाम तो पता नहीं है, भावाभी व्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और हमें बहुत कुछ कह रही है। चित्र जो है बहुत ज्यादा भविष्य एक व्यक्ति के रूप में, शारीरिक रूप में, शारीरिक ऊर्जा के रूप में दिखाया गया है, जो हमें बहुत कुछ बताती है। अब नीचे आता है वृषण प्रतिमा। वृषण प्रतिमा मतलब पढ़ते हैं तो बताते हैं ना। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह कांस्य प्रतिमा, कांस्य इसको ढाल कर बनाया गया है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। आक्रामक रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। और वृषभ गुस्से में अपना सिर उठाए। वृषभ मतलब भैंसा, तो वृषभ प्रतिमा मतलब भैंसा का प्रतिमा, तो जो सिर उठाया हुआ है और गुस्से में अपने सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। इस गले में एक रस्सा बंधा हुआ है, तो कितना खतरनाक दिख रहा है भैंसा जी। आगे आते हैं पुरुष धर, मतलब पुरुष का शरीर। पुरुष धर की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। और लाल मिट्टी आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा, उधर पहाड़ी इलाके में गुजरात में मिल जाएगा, महाराष्ट्र में, राजस्थान में मिल जाएगा, आम इजिली मिल जाएगा। जिसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कांसे में गड्ढे दिए गए हैं। धड़ में और ऊपर में सिर में गड्ढे दिए गए हैं कि सिर को जोड़ा जा सकता है आसानी से। लगा दो, जुड़ दो। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है और कंधे अच्छे पके हुए हैं। कंधे जो है अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। ये बता रहा है कि उस जमाने के भी लोग भी तोंद वाले लोग हुआ करते थे। अब आता है चित्रित मृद भांड, मतलब उस पर कुछ कुछ आकृति बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन। मोहनजोदड़ो में पाया गया यह चित्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। कुम्हार जो बर्तन बनाने वाला होता है सब, उसके चक्का पर नचाकर उसको बनाया है। कुम्हार ने अपनी कुशल उंगलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है और आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के बर्तन को काले रंग से रंगा गया है और इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। किसी न किसी वनस्पति, किसी न किसी आकृति के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण चित्र है। ये चित्र जो है साधारण है, लेकिन इनमें आमूर्तिकरण, इसमें जो है आमूर्तिकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आमूर्तिकरण मतलब क्या होता है? मूर्ति बनाने के शुरुआती चरण वो सब भी दिखाए गए हैं। आगे आइएगा तो आपको यहाँ पर जो दृश्य दिख रहा है, ये मातृका मतलब मैंने उसमें बताया ना पिछले पार्ट में कि मातृ मूर्ति जो बनता था उसमें देवी की मूर्ति बनता था। मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी और अपरिकृत खड़ी मुद्रा में उसको बनाया जाता था और उन्नत उरोज मतलब जो उस बनाने की कला थे, उस पर हार लटका कर, देखो गले में कितना हार लटका कर, कमर के चारों ओर एक कमर के चारों तरफ एक आधे वस्त्र लपेटे हुए और करधनी पहने हुए दिखाया गया है और सिर पर पंखे जैसा आवरण, और दोनों तरफ सिर पर पंखे जैसा आवरण है और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की मातृदेवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता है।
मतलब एक अनोखा विशेषता है जो सिंधु घाटी के लोग बनाया करते थे। और इन आकृतियों की गोल गोल आंखें, इन आकृतियों की गोल गोल आंखें, चोंच जैसे नाक, गोल गोल आंखें, चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है। और उनका मुंह ऐसा लगता है कि जैसे चिरकर चिरकर बनाए गए, उनका मुंह को चीर कर काट कर बनाया गया है। यहाँ पर ये सब खत्म होता है। यहाँ पर अब मौर्यकालीन स्थानों का मानचित्र देख सकते हैं। ये सब मौर्य राज्य हुआ करते थे और मौर्य राज्य की शुरुआत हमारे पाटलिपुत्र, बिहार के पाटलिपुत्र से शुरू होता था और वो पूरे भारत में चलता था, जो उधर लंपका और कंधार की तरफ भी चलता था। गंधार नरेश के बारे में आप सुने होंगे महाभारत में, तो ये सारा गंधार का बात उधर ही कंधार में हुआ करता है। अगले भाग में पढ़ेंगे हम, अगले अध्याय में, मौर्यकालीन कला, मौर्यकाल में कौन से कला हुआ करते थे उसके बारे में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी कमेंट का जल्द ही रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।